सतयुग द्वापर त्रेता के समय से ही भारत में जातियों का निर्माण। पाल वंश मतलब आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध से ज्ञात काल से लेकर के पाल काल तक जितने भी शासकों का अभिलेख है उसमें कहीं भी किसी शासक ने, किसी बुद्धिजीवी ने अपनी जाति का वर्णन नहीं किया है। वो कलम कसाई ने कैसे हम लोगों के सामने जो षड्यंत्र किया है उस पुस्तक को मैं, उस बातों को मैं लाने का प्रयास किया हूं, जिस पुस्तक का नाम रखा हूं बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। इस पुस्तक में कंटेंट है कि यहाँ कैसे चोरी की गई है और किस प्रकार से हम लोग के सामने प्रोडक्ट की परोसा गया है। जो परंपरा किसी प्रारूप के वजह से शुरुआत हुआ और उसको आज ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ला करके, अंधभक्ति में ला करके हम लोग उसको जो है निभा रहे हैं, उसको बताने का, दिखाने का मैं प्रयास किया हूं। मेरे साथ एक खास मेहमान है, नाम है इनका राजीव पटेल। मेरे हाथ में जो किताब है उस किताब का नाम है वैदिक युग का घालमेल। इस देश में 17 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। भारत विश्वगुरु था, ज्ञान का केंद्र था जब भारत बुद्धमय भारत था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इन्हीं सब भारत का जो शानदार इतिहास है, भारत का जो स्वर्ण इतिहास है, भारत जो विश्वगुरु था, भारत जब ज्ञान का केंद्र था, कैसे उसको खत्म किया गया, कैसे घालमेल हुई, किन्होंने खत्म किया, और साहित्यिक चोरी और इतिहास की चोरी, इन सबको लेकर राजीव पटेल ने 5 किताबें लिखी हैं। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया एक तो मुझे समय देने के लिए। वो 5 किताबों का नाम बता दीजिए आप। जी। सर्वप्रथम तो मैं अपनी पहली पुस्तक जो लिखा था जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल, ये मेरी स्टार्टिंग जो है प्रारंभिक जीवन की पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक के बाद मैंने जो है यहाँ जो ऐतिहासिक घोटाला देखा। आपकी सारी किताबें सम्यक प्रकाशन के पास उपलब्ध? हाँ, मेरी सारी पुस्तक जो है सम्यक प्रकाशन। इसमें क्या कंटेंट है? ये जो पहली किताब जो है, पहली किताब जो जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल है, तो मेरे अंदर जो एक आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिला कि भारत में जो जातियों का निर्माण है, जातियों का जो संबोधन है, कबीलों का जो जातिगत हम लोग संबोधन करते हैं, इसका प्रमाणिक रूप से पाल वंश के बाद से ही मिलता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से, साहित्यिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग के जेहन में बैठाया गया है कि 5000 वर्ष या सतयुग द्वापर त्रेता के समय से ही भारत में जातियों का निर्माण। पाल वंश मतलब आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, मतलब 1200 के आसपास, माने 1200 ईस्वी जो है उस सदी के बाद से ही हम लोग के कबीलों में जो है जाति का प्रमाण जो है लिखित रूप से मिलता है। उसके पहले किसी भी शासक ने, क्योंकि लिखने की काम जो है, लिखने की कला, समय जातियां नहीं थी। जी हाँ, लिखने की कला जो है 2 ही लोग करते हैं, या तो शासक जो सक्षम वर्ग है या बुद्धिजीवी वर्ग है। बाद बाकी तो लोग जो कमाने खाने वाले हैं। तो पाल वंश यानी आज से 1000 वर्ष पूर्व से लेकर के आपका जो प्रश्न है बुद्ध काल यानी ज्ञात काल तक, भगवान बुद्ध के पूर्व, सम्राट बिंबिसार के पूर्व अज्ञात काल था, जहाँ की लिपि भाषा हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए। मिला है, संस्कृति मिली है, सभ्यता मिली है, लेकिन कैसी थी हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। यानी भगवान बुद्ध से ज्ञात काल से लेकर के पाल काल तक जितने भी शासकों का अभिलेख है उसमें कहीं भी किसी शासक ने, किसी बुद्धिजीवी ने अपनी जाति का वर्णन नहीं किया है। बड़ी जानकारी। मैं फिर बता दूं, ये जाति का पूरा खेल 1000 साल पहले खेला गया है। तो पाल वंश के बाद पाल वंश के पास जातियां हैं। दूसरी किताब बताइए सर आप। दूसरी किताब जो है ना, इन्हीं सबको लेकर के एक किताब में दूसरी लाया जिसका नाम ही रखा बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। भारत में शैक्षणिक क्षेत्रों के माध्यम से कैसे षड्यंत्र बुद्धिजीवी, तथा कथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जिसको लोग कहते हैं, कलम कसाई जिसको बोलते थे, जिसको कलम कसाई में अपनी भाषा में, आपकी भाषा में कहा है, ये मेरी भाषा नहीं है, ये ज्योतिबा फुले ने कहा। हाँ, अपने जो है जितने भी यहाँ सेपरेस्ट वर्गों के लोग हुए हैं उनको कलम कसाई का तगमा दिए हैं, उपाधि दिए हैं। वो कलम कसाई ने कैसे हम लोगों के सामने जो षड्यंत्र किया है उस पुस्तक को मैं, उस बातों को मैं लाने का प्रयास किया हूँ, जिस पुस्तक का नाम रखा हूँ बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। इस पुस्तक के बाद मैं तीसरी पुस्तक लाया। इस पुस्तक में क्या कंटेंट है? मतलब इतिहास की जो चोरी हुई है वो सब है। इस पुस्तक में कंटेंट है कि यहाँ कैसे चोरी की गई है और किस प्रकार से हम लोग के सामने प्रोडक्ट की परोसा गया है, कैसे परोसा गया है, उसकी वास्तविकता क्या है। जैसे एग्जाम्पल जो है, हमें बताइए, नालंदा को जलाने वाली जो कहानियां कर दी गई, जैसे जलाया और
हाँ, नालंदा की जलने की जो कहानी ही अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे एक इतिहास के संदर्भ में शैक्षणिक क्षेत्रों में बताई जाती है कि बख्तियार खिलजी ने आकर के जला दिया। सबसे सोचने वाली बात है, बख्तियार खिलजी जब किसी भी देश के अधीन क्षेत्र में शिक्षण संस्थान हो या गृह संस्थान हो या धन का संस्थान हो, किसी भी संस्थान पे अगर आता है तो पहला तो कर्तव्य उस जनपद के शासक का बनता है, उस राज्य के शासक का बनता है कि आक्रमणकारी को रोकें। नालंदा विश्वविद्यालय सेन वंश के अधीन मगध साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसका शासक उस समय लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी मात्र 200 सेना लेकर के मगध साम्राज्य में प्रवेश करता है और लक्ष्मण सेन जो है तकिया पर सो करके वीण बजा रहे थे। वो कर क्या रहे थे? उसके बाद तीसरी किताब बताइए। तो तीसरी किताब मेरी आई है वैदिक युग का घालमेल। इसी पर मैं आना चाहता हूँ, ये वैदिक युग क्या है? तो वैदिक युग हम लोग के अंदर जो है एनसीईआरटी, जो सबसे उच्च शिक्षण संस्थान जो है, जो यूपीएससी बच्चों को कंडक्ट करती है, जो सिलेबस देती है, वो कहती है कि भारत में वैदिक युग हुआ था। जबकि भारत में वैदिक युग आर्कियोलॉजी के अगर खंड में जाते हैं, पुरातत्व के खंड में जाते हैं, तो किसी भी सभ्यता का मृदभांड मिलना सबसे प्रमुख विषय होता है, तभी हम लोग जानते हैं कि ऐसी सभ्यता हुई थी। तो कह रहे हैं मोहनजोदारो हड़प्पा सब वैदिक काल की सभ्यता? नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अज्ञात काल की सभ्यता, जहां पे किसी भी तरह की लेखनीय या पठनीय ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है। चिरांद की सभ्यता का साक्ष्य मृदभांड मिला है, लेकिन वहां का कोई पठनीय अभिलेख नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का इस किताब पर अपनी यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की तस्वीरें की। हाँ, इस पुस्तक का हेड जो कवर है, कवर बहुत पिकुलियर है, गौर से देखिएगा। हाँ, देखा मैंने। इसमें चार जो है ना, इसमें 4 तस्वीर है। सबसे ऊपर की जो सभ्यता है, जो पाषाण काल की सभ्यता है, पत्थर दिया हुआ है। पाषाण काल की सभ्यता का मृदभांड मिल गया, मुझे पता चल गया कि पाषाण काल की सभ्यता थी, लेकिन वहां पे पठनीय अभिलेख नहीं मिला, जिस वजह से मुझे पता नहीं चला कि वो लोग जो है किसका जो है आराधना करते थे, किसकी उपासना करते थे। दूसरी तस्वीर है मोहनजोदड़ो की सभ्यता की प्रमाण मिल गई है, मृदभांड भी मिल गया, नगर गांव भी मिल गया, लेकिन किसकी उपासना करते थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन वहां पे स्तूपा मिला है, तो कुछ अनुमान लगता है, लेकिन फिर भी अनुमान है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तीसरी जो तस्वीर है, अभी तो सर मोहनजोदारो से एक लॉकेट भी मिला है, बुद्ध का लॉकेट मिला है, टूटा हुआ है, तो सारी दुनिया भर में खबरें चली। ऐसा है ना, लॉकेट मिला, लेकिन पठनीय अभिलेख नहीं मिलने की वजह से हम लोग उसको अभी पाषाण काल के दूसरे काल के खंड में फोटो में रखे हैं। लेकिन तीसरा खंड जो है, ये लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता और ज्ञात काल की सभ्यता के बीच की जो सभ्यता है, जो ईसा से 1500 वर्ष पूर्व की सभ्यता है, वो वैदिक युग है, जिसको मैंने ब्लैक रखा है, काला किया हुआ, क्योंकि उस समय मृदभांड नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। काला जो है, न मिट्टी न पत्थर लिखा, एक भी मृदभांड वैदिक युग के ग्रामीण प्रवेश, शहरी प्रवेश, नगरीय प्रवेश, किसी भी तरह का झोपड़ी, किसी भी तरह का। इतिहास का बेस क्या होता है? अगर आपको इतिहास लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या होने चाहिए? इतिहास का बेस, पुरातत्व के अंदर 5 बेस जो है जरूरी होता है, तभी इतिहास खड़ा होता है। 5 बेस में पहला होता है मृदभांड। जो लोग रहते हैं, जरूरत के सामान का जो उपयोग करते हैं, उसको मृदभांड बोला जाता है, वो मिलना चाहिए। दूसरा, अगर लोग रहते हैं, बर्तन कुछ भी, बर्तन जो है मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, किसी भी तरह का मृदभांड मिलेगा, तब लगेगा कि यहाँ पे लोग रहते थे। दूसरा जो है, लोग रहते थे तो उनका नगर गांव या झोपड़ी कुछ भी हो। तीसरा जो है, उसका एक अपनी जो है, अगर सिविलाइज जो है तो उसकी अपनी मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, चाहे मुद्रा हम नहीं पढ़ पाए या चिश्ती कौरी। जबकि उससे पहले मोहनजोदारो में नहाने का कुआं वो सब मिल चुका है। बिल्कुल सिविलाइज, वहाँ पे गांव मिला, नगर मिला, वहाँ पे घर मिला, नाला मिला, बर्तन मिला, मृदभांड मिला, मुद्रा भी मिला। लेकिन बीच वाले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बीच का जो खंड, जो वैदिक युग, जो काला खंड है, यहाँ काला ही है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, ये तीसरा। और चौथा जो खंड है, ये ज्ञात काल का खंड है, भगवान बुद्ध के समय का खंड है, सम्राट बिंबिसार का खंड है, सम्राट शिशुनाग वंश का खंड है, सम्राट पद्मानंद
का खंड है, मौर्य वंश का खंड है, जहाँ पे सब कुछ मिला है। पठनीय अभिलेख मिला है, मुद्रा मिला है, नगर मिला है, गांव मिला है, चपर के सारे, यानी कि जो है बाद वाले में लोग मिलते हैं, पहले वाले में मिलते हैं और बीच वाले में नहीं मिलते हैं। बहुत हास्य विषय हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी को वैदिक काल कह रहे हैं लोग। 4 तल्ले का मकान है, चौथा तल्ला मिल गया, तीसरा तल्ला मिल गया और ग्राउंड फ्लोर मिल गया, लेकिन बीच का फ्लोर नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे संभव है कि 4 तल्ले का मकान खड़ा हो जाए। अच्छा, चौथी किताब कौन सी है? चौथी किताब मेरी लकीर का फकीर है और इसमें एक भ्रम का पुलिंदा है। चौथी भ्रम का पुलिंदा है, उसमें है कि अभी तक हमारे देश में आज़ादी से पूर्व से लेकर के आज़ादी के बाद के जितने भी लेखक हैं जो किताब बनाए हैं, वो सही में किताब है या भ्रम का पुलिंदा है। तो मैंने जो है उस पुस्तक के माध्यम से अभिलेख को मैं रखा हूँ। अभी तक जितने भी भारत में एनसीईआरटी के माध्यम से पुस्तक आती है वो अभिलेख नहीं रखते हैं। अभिलेख में क्या कंटेंट है वो नागरी लिपि या रोमन लिपि के माध्यम से रखते हैं। मैंने प्रयास किया है कि उस अभिलेख का जो कंटेंट है, जो लिपि है, जिसको धम्म लिपि कहा जाता है, जिसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, उसको मैं डिकोड करके लिखा हूँ कि ब्राह्मी लिपि को आप पढ़िए। आपके पठनीय रूप में नागरी लिपि में मैं उस अभिलेख को बनाया हूँ, फिर उसको रूपांतरण अनुवाद किया हूं हिंदी में, ताकि उस अनुवाद को भी समझें। उस अभिलेख में क्या लिखा है उसको पढ़िए, अनुवाद को पढ़िए। और ये सारा डिटेल मैं जो है ज्ञात काल से लेकर करके मुगल काल तक दिया हूं। 5वीं किताब? और 5वीं किताब लकीर का फकीर है। आज हमारे घरों में चौथी का क्या नाम बताएं? भ्रम का पुलिंदा। 5वीं? और 5वीं लकीर का फकीर है, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहा हूं कि लोक परंपरा के नाम पे अपने घरों में अपने बहन हो, माता हो, बच्ची हो, बेटा हो, भाई हो, कैसे जो है लकीर का फकीर बने हुए हैं। एक परंपरा को जो है, जो परंपरा किसी प्रारूप के वजह से शुरुआत हुआ और उसको आज ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ला करके, अंधभक्ति में ला करके हम लोग उसको जो है निभा रहे हैं, उसको बताने का, दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ। तो सोचिए, राजीव पटेल जी की ये 5 किताबें हैं और इंटरव्यू हम छोटा रखना चाहते हैं ताकि आप इसे घर घर तक पहुँचाएँ। और इन 5 किताबों को आप पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपके जाले साफ करेंगे, जो आपके अंधभक्ति के दरवाजे खोलेंगे, जहाँ से आप अंधभक्ति से निकल जाएंगे। अंधभक्ति के जो फंसे हुए हैं उससे निकलने का भारत का इतिहास, आपका अपना गौरवमय इतिहास जानना चाहते हैं तो इन 5 किताबों को आप सम्यक प्रकाशन से मंगवा सकते हैं। ये सारी किताबें राजीव पटेल ने लिखी है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहें तो इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए और मुझे फ़ोन ना करें। ये किताबें सारी सम्यक प्रकाशन के पास है, आप वहां से इसे मंगवा सकते हैं। एक सूचना मैं दे दूं, इसको किताब को आप अगर लेना चाहते हैं तो सम्यक प्रकाशन से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी उनके यहाँ पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक मेला से। और ऐसे अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे ये पुस्तक उपलब्ध है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। बढ़िया है। आप राजीव पटेल जी का नाम जब डालेंगे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे तो इनकी सारी किताबें आ जाएंगी। तकनीक ने, सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। तो अब आप किताब शॉप पर ही नहीं जाके खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी ले सकते हैं। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।